नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, इंडिया और नेपाल दो ऐसे देश जिनके बीच सिर्फ सीमा नहीं बल्कि रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। खुली सीमा, साझा संस्कृति, धर्म, इतिहास और एक गहरा भरोसा। लेकिन सोचिए कि अगर यही भरोसा अचानक कमजोर पड़ जाए तो, अगर नेपाल की सड़कों पर भारत के खिलाफ गुस्सा दिखने लगे, अगर पेट्रोल, गैस और दवाइयों की कमी की खबरी आने लगे और नेपाल में लोग खुलकर कहने लगे कि इंडिया दबाव बना रहा है, तो क्या हुआ होगा? साथियों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं साल 2015 की, एक ऐसा दौर जिसने इंडिया नेपाल के रिश्ते को हिला कर रख दिया। इसी दौरान नेपाल में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया था और वो था एस जयशंकर का। एस जयशंकर, जो कि इस समय भारत में विदेश मंत्री हैं, लेकिन 2015 में नेपाल गए थे भारत के फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर, और यहीं से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी। नेपाल में कई लोगों का मानना था कि इंडिया नेपाल के लिए संविधान को लेकर वह दबाव बना रहे थे। वही इंडिया का कहना था कि वो सिर्फ नेपाल को एक बड़े राजनीतिक संकट से बचने की चेतावनी दे रहे थे। तो असली सवाल क्या है? क्या इंडिया सच में नेपाल पर दबाव डाल रहा था, या फिर मधेशी मुद्दे को लेकर एक जेन्युइन चिंता थी? क्या 2015 का ब्लॉकेट सच में इंडिया ने किया था, या मामला कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था? और सबसे बड़ा सवाल, 11 साल बाद क्या नेपाल अब उस दौर को नए नजरिए से देख रहा है? आज के वीडियो में हम किसी एक साइड की कहानी नहीं सुनेंगे। ना सिर्फ हम इंडिया का पक्ष रखेंगे, ना सिर्फ नेपाल का। हम फैक्ट, पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स तीनों को आसान भाषा में समझेंगे। 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस क्या है, मधेसी आंदोलन क्या है, ब्लॉकेट कंट्रोवर्सी क्या है, और चाइना फैक्टर क्या है, और आखिर क्यों अब नेपाल में जयशंकर को लेकर सोच बदलती दिख रही है। तो साथियों, ये कहानी सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं, भरोसे की भी है। और जब भरोसा कमजोर पड़ता है तो पड़ोसी भी दूर लगने लगते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और आज का टॉपिक है जयशंकर पर क्यों भड़का नेपाल, 2015 ब्लॉकेट का सच क्या है, 11 साल बाद बड़ा खुलासा। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिएगा। आपके मन में जो भी विचार आए, आप उसी समय कमेंट के माध्यम से इस बात को, अपने जो भी विचार है उसको रखिएगा। तो इस न्यूज को हम एनालाइज करें उसके पहले इसका सोर्स ले लेते हैं। काठमांडू पोस्ट से हमने इसको लिया है। काठमांडू पोस्ट के पॉलिटिक्स का जो कॉलम है, उस कॉलम में इसको उठाया गया है। इंडिया जयशंकर इज डीप इन नेपाली लीडरशिप, a recent diplomatic outreach has prompted a reassessment in Kathmandu of Delhi rule nearly 11 years ago and how those perceptions have evolved since। तो आप अगर काठमांडू पोस्ट के इस आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो इस पर बहुत विस्तार पूर्वक सारी चर्चाएं जो है की गई हैं, जिस चर्चा को हम आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में लेकर आए। साथियों, अब कहानी को शुरुआत से समझते हैं, और शुरुआत से समझने के लिए आज से 11 साल पहले यानी कि सन 2015 में चलते हैं। नेपाल के लिए सिर्फ एक साल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अप्रैल 2015 में नेपाल में भयानक भूकंप आया था, और उस भूकंप के बाद स्थिति बहुत सारी बदली। हजारों लोगों की मौत हुई, लाखों लोग प्रभावित हुए, घर टूट गए, सड़कें खराब हो गई, पूरा देश मुश्किल के दौर से गुजर रहा था। ऐसे समय में नेपाल के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब देश कैसे संभाला जाए। लेकिन इसी बीच नेपाल की राजनीति में एक बड़ा फैसला तेजी से आने लगा, और वो था नया संविधान को लेकर। नेपाल कि कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता जो चल रही थी, उसी के बाद, क्योंकि इसके पहले मोनार्की खत्म हुई, फिर देश रिपब्लिक बना, मॉइस्ट कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, लेकिन एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पा रहा था। कई सालों से नया संविधान बनाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पा रही। फिर अर्थक्वेक के बाद मेजर पॉलिटिक्स पार्टी ने फैसला लिया कि अब देरी नहीं की जाएगी, संविधान जल्दी से लागू किया जाएगा। लेकिन यहीं से विवाद हुआ मदेशी और थारी कम्युनिटीज को लेकर। अब इसे और भी साधारण भाषा में आप समझें तो, आप अगर मैप में देखेंगे, नेपाल के मैप को अगर मैं आपके सामने रखूं, तो नेपाल के मैप को आप देखिए, और इसी मैप पे हम लोग जो है ये चर्चा करेंगे। तो नेपाल के मैप का अगर हम दक्षिणी बिंदु को हम लेकर चलें, तो आप ध्यान देंगे कि एक सेकंड।
ये वाला एरिया अगर हम ध्यान दें, ये जो नीचे का आपको एरिया देखने को मिल रहा है, यहाँ वाला जो उत्तर प्रदेश और बिहार से टच होते हुए एरिया दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो आपका तराई रीजन कहा जाता है और यहाँ बड़ी संख्या में मदेशी आबादी जो रहती है। ये इलाका इंडिया बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। यहाँ भाषा, रिश्तेदारी, व्यापार, संस्कृति, कई चीजें ऐसी हैं जो इंडिया और मदेश को गहरा कनेक्ट करती हैं। लेकिन मदेशी ग्रुप का आरोप था कि जो नया संविधान बन रहा है उसमें उन्हें बराबर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। फेडरल बाउंड्रीज यानी कि राज्य जैसी सीमाएं भी उनके खिलाफ बनाई जा रही है और उन्हें लग रहा था कि उनकी पॉलिटिकल वॉइस जो है वो कमजोर की जा रही है। यानी मामला सिर्फ राजनीति का नहीं था, मामला पहचान और हिस्सेदारी का भी था। और यहीं से प्रोटेस्ट शुरू हो गए और कई जगह प्रदर्शन हुए। बॉर्डर एरिया में जो है वो तनाव बढ़ना शुरू हुआ और इसी तनाव के बाद की स्थिति जो है वो आपको देखने को मिली। अब सवाल यह है कि इस सारे तनाव को लेकर इंडिया क्यों चिंतित था? आप कई सारे नेपाल के व्यूअर्स इस बात को कहते हैं कि अगर नेपाल में कुछ भी ऊपर हो रहा है तो इंडिया को उससे क्या मतलब है, इंडिया क्यों मतलब रख रहा है? साथियों, इंडिया इसलिए चिंतित रहता है कि इंडिया ऑफिशियली ये बार बार कह रहा था कि देखिए ऐसा संविधान बनाइए जिससे ज्यादा से ज्यादा समुदाय स्वीकार करे। अगर बड़े ग्रुप नाराज होंगे तो आगे इनस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता नेपाल में बढ़ेगी और यह अस्थिरता का असर इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया नेपाल बॉर्डर खुला हुआ है, लाखों लोग बिना वीजा आते जाते रहते हैं, व्यापार भी गहरा है। यानी नेपाल में अस्थिरता अगर होगी तो उसका असर इंडिया तक आ सकता है। और यही एंट्री होती है एस जयशंकर जी की। ध्यान रखिए, उस समय वो भारत के विदेश मंत्री नहीं थे। उस समय क्योंकि मोदी जी का पहला कार्यकाल था तो विदेश मंत्री फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में थे। सितंबर 2015 में संविधान लागू होने से ठीक पहले इंडिया ने उन्हें काठमांडू भेजा। उन्होंने नेपाल के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया की चिंता यही थी कि संविधान ऐसा बने जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वीकार करें। लेकिन नेपाल में इसे कैसे देखा गया, यहीं से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई और नेपाल में कई लोगों को लगा कि इंडिया उनके इंटरनल मैटर में दखल दे रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया प्रेशर बना रहा है और वही इंडिया का कहना था कि हम सिर्फ फ्यूचर इंस्टेबिलिटी को लेकर चिंता जता रहे थे कि अगर आपके यहाँ स्थिति खराब हुई तो भविष्य में आपके देश में अस्थिरता जो है वो देखने को मिलेगी। और नेपाल अगर इस बात को बहुत ध्यान से सुने और समझे तो 2015 से लेकर 2026 तक 11 साल में आपने देखा होगा कि आपके देश में किस प्रकार से अस्थिरता बहुत बृहद स्तर पर आपको देखने को मिली और इसी अस्थिरता को लेकर भारत सचेत कर रहा था। साथियों, अब सच क्या था? सच कंसर्न या प्रेशर ये आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से इंडिया नेपाल के रिश्ते के सबसे विवाद की जो है वो शुरुआत होती है। अब आते हैं उस चैप्टर में जिसने नेपाल में इंडिया के इमेज की सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 2015 का ब्लॉकेड कंट्रोवर्सी, यहीं से शुरुआत करते हैं। और 2015 के ब्लॉकेड कंट्रोवर्सी की शुरुआत करते हैं तो हम चलते हैं 20 सितंबर 2015 को। नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली लागू कर दिया, लेकिन इसके कुछ ही समय के बाद बॉर्डर पर सप्लाई डिसरप्शन शुरू हो गया। फ्यूल के शॉर्टेज होने लगे, गैस सिलेंडर गायब होने लगे, मेडिसिन की कमी की खबर आने लगी, लंबी लाइनें लगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रभावित होने लगा। नेपाल में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा, लोगों को लगने लगा कि इंडिया हमें पनिश कर रहा है। और यहीं से एक फ्रेज पॉपुलर हुआ, इंडियन ब्लॉकेड। और आज भी नेपाल में बहुत सारे लोग, बहुत युवा जो मुझे देखते हैं, वो 2015 के इसी नाम के आधार पर जो है वो अपनी बातों को रखते हैं। उनका कहना है कि इंडिया नए कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं था, इसलिए उसने अनऑफिशियल प्रेशर बनाया। लेकिन साथियों, यह दूसरी साइड को समझना भी जो है वो बहुत जरूरी है। इंडिया ने हमेशा ऑफिशियल ब्लॉकेट से इंकार किया। भारत का कहना था कि बॉर्डर मधेसी प्रोटेस्टर ने ब्लॉक किया था, ना कि भारत ने। और कई जगह वायलेंस को जो हो रही थी वो ट्रक मूवमेंट सेफ नहीं था, इसलिए सप्लाई जो है प्रभावित हुई। यानी इंडिया का साफ कहना था कि यह गवर्नमेंट ब्लॉकेट नहीं था। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि सच क्या था। साथियों, यहीं से डिबेट आज तक खत्म नहीं हुई। नेपाल का एक बड़ा वर्ग मानता है कि इंडिया इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, वहीं इंडिया का कहना है कि असली वजह ग्राउंड प्रोटेस्ट और सुरक्षा का इशू था। और शायद सच इन दोनों नैरेटिव्स के बीच में कहीं हो सकता है। 2015 के बाद अगर हम बात करें तो नेपाल के पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा जो है वो बदलाव देखने को मिला। इंडिया के खिलाफ गुस्सा और राष्ट्रवाद बढ़ने लगा। लोगों के बीच यह भावना मजबूत हुई कि नेपाल को किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकना चाहिए। और इसी माहौल को तेजी से राइज अगर किसी व्यक्ति ने किया तो वो व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर हैं, केपी शर्मा ओली। ओली ने खुद को एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर के रूप में पेश किया। उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज किया, पॉलिटिकल नैरेटिव की तरह इस्तेमाल किया और बार बार यह मैसेज दिया कि नेपाल किसी दबाव में नहीं झुकेगा। नेपाल की जनता के एक हिस्से को यह बात बहुत पसंद आई, खास
खासकर उन लोगों को जो 2015 के ब्लॉकेट कंट्रोवर्सी के बाद इंडिया से नाराज थे। और फिर से एक बहुत बड़ा विवाद आया और वो विवाद था मैप कंट्रोवर्सी का। काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियाधुरा को लेकर जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी को बढ़ाना शुरू किया गया, जिस प्रकार से विवाद को बढ़ाना शुरू किया गया, इंडिया और नेपाल के बीच में टेंशन बढ़ने लगा। नेपाल का दावा था कि ये इलाके उसके हैं, जबकि इंडिया अपना एक अलग स्टैंड रखता है। लिम्पियोधारा, काला पानी और लीपू लेक, इस पर मेरी कई सारी वीडियोस हैं जिस पर आप लोगों ने लगभग 3.5 से 4 लाख तक जो है व्यूअर्स जो है इनको देख चुके हैं। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लीपू लेक पर बहुत सारी बातें हमने की हुई है, बहुत डिटेल में चर्चा की है, तो आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। यहां मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊं कि काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियाधुरा को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में टेंशन बढ़ा और नेपाल का दावा था कि ये इलाके उसके हैं, जबकि इंडिया का दावा था कि ये इलाके उसके हैं। 2020 में नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया जिसको कि उसने बृहद नेपाल कहा और पार्लियामेंट से उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल भी दिलवाया। इससे इंडिया और नेपाल के रिलेशन में फिर से तनाव आया, लेकिन इसी दौरान एक खिलाड़ी तेजी से एक्टिव हुआ और वो खिलाड़ी था चाइना। चाइना ने नेपाल में अपनी स्थिति को जो है वो मजबूत किया और चाइना ने नेपाल में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़े, बीआरआई के माध्यम से चर्चा जो है नेपाल में बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की चर्चा जो बढ़ी और कुछ मिलिट्री कॉपरेशन भी बढ़ा। धीरे धीरे एक नैरेटिव बढ़ने लगा कि क्या नेपाल चाइना के कैंप में जा रहा है, लेकिन यहां बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं थी। नेपाल पूरी तरह से चाइना के कैंप में नहीं गया, बल्कि कई एक्सपर्ट मानते हैं कि नेपाल ने चाइना को बैलेंसिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया, ना कि रिप्लेसमेंट की तरह, क्योंकि ज्योग्राफी बदली नहीं जा सकती है। नेपाल का एक बड़ा ट्रेड इंडिया से जुड़ा हुआ है, फ्यूल सप्लाई काफी हद तक इंडिया से आती है, ओपन बॉर्डर इकोनॉमी इंडिया से जुड़ी हुई है, लाखों नेपाली नागरिक इंडिया में काम करते हैं। यानी सच ये है कि नेपाल चाइना के साथ एंगेजमेंट बढ़ा सकता है, लेकिन इंडिया को पूरी तरह से रिप्लेस करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल था। और शायद यहीं से नेपाल की चाइना फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंटरेस्टिंग बैलेंस शुरू होता है कि इंडिया और चाइना से किस प्रकार से समान रूप से दूरी बनाकर रखें। साथियों, अब इससे सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि अगर नेपाल में इंडिया को लेकर इतना गुस्सा था, तो अब परसेप्शन बदलता हुआ क्यों दिख रहा है? अब नेपाल के लोगों की धारणा क्यों बदल रही? अब नेपाल के सरकार के लोगों की धारणा क्यों बदल रही? और यही रिसेंट डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग कभी इंडिया के खासकर जयशंकर को लेकर काफी नाराज थे, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, आज उनमें से कुछ अलग बातें जो है उनको क्यों देखने को मिल रही है। कुछ नेपाली पॉलिटिकल सर्कल्स में अब ये बात कही जा रही है कि शायद इंडिया की चिंता 2015 में पूरी तरह से गलत नहीं थी। कुछ लोग मानते हैं कि इंडिया इनस्टेबिलिटी को लेकर जो वरीड था, जो चिंतित था, वो जेन्युइन था। और कुछ लोग का कहना है कि जयशंकर रिजिड अप्रोच वाले नहीं थे, बल्कि प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक तरीके से बातों को रख रहे थे, हम उनकी बातों को नहीं समझ पाए। यानी कि इसका मतलब साफ है कि 2015 के घटनाओं को अब कुछ लोग नए नजरिए से देखने लगे हैं, लेकिन सिर्फ सोच नहीं बदली, ग्राउंड रियलिटी भी बदली है। नेपाल ने धीरे धीरे महसूस किया कि जियो पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन इकोनॉमिक्स भी उतनी ही जरूरी है। इंडिया नेपाल कनेक्टिविटी बढ़ी, क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आगे बढ़े, पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्ट आया, रेल कनेक्टिविटी पर काम चला, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड जो है तेज हुआ और एक बड़ा बदलाव ये हो रहा है कि इंडिया ने नेपाल से बिजली खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। यानी नेपाल के लिए इंडिया सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर भी है। और शायद दिल्ली की स्ट्रेटजी में यही बदलाव देखा। पहले नेपाल में परसेप्शन था इंडिया ज्यादा इंटरफेयर करता है, और लेकिन अब फोकस कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यानी शायद दोनों देश धीरे धीरे रिलेशनशिप रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या ट्रस्ट पूरी तरह से वापस आ गया है, या 2015 की यादें अभी भी रिश्तों में मौजूद है? लेकिन क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है, यह भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि आज भी इंडिया नेपाल के रिश्ते के बीच कुछ सवाल बाकी है। काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। गोरखा रिक्रूटमेंट का मुद्दा समय समय पर चर्चा पे आता रहता है। पॉलिटिकल मिसट्रस्ट भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। साथियों, गोरखा रिक्रूटमेंट को लेकर कल रात को मैंने 9 बजे एक वीडियो पोस्ट की है, अपलोड किया है, आप लोगों ने देखा है। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो भी जाकर इसको देख लीजिए। और अब नेपाल में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही, तो सवाल वही उठता है कि क्या इंडिया इस बार अलग अप्रोच अपनाएगा? क्या 2015 से दोनों देशों ने कुछ सीखा है? साथियों, 2015 ने नेपाल को एक बड़ा पार्ट सिखाया है, बहुत बड़ा लेसन दिया है कि ज्योग्राफी बदली नहीं जा सकती, और इंडिया को भी शायद एक बहुत बड़ा सबक या लेसन मिला है कि छोटे पड़ोसी देशों को सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि सेंसिटिविटी से भी हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ पावर से नहीं चलते, भरोसे से भी चलते हैं। और डिप्लोमेसी सिर्फ इन्फ्लुएंस का खेल नहीं है, बल्कि डिप्लोमेसी में अगर हम बात करें तो डिप्लोमेसी में हमें
ट्रस्ट भी होना चाहिए और शायद यही वजह है कि आज दिल्ली और काठमांडू दोनों की टोन पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल दिखती है। दोनों देश समझ चुके हैं कि लड़कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आखिर में साथ में ही रहना है। लेकिन फाइनल सवाल आज भी यही है कि क्या इंडिया और नेपाल के बीच भरोसा पूरी तरह से वापस आ पाएगा? क्योंकि सरकारें बदलती हैं, नेता बदलते हैं, राजनीति बदलती है, लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 2015 में इंडिया सही था या नेपाल के मामले में प्रेशर बनाना गलत था। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और जुड़े रहिए इसी प्रकार के अपडेट्स को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।